Thank you, Atisi, for coming here all the way from Tinsukia, driving whole line. And there are too many big things are happening in Delhi, so I have a lot of questions. And to my right is Rishi Raj Kundinno, Apnalakar Tezpur Bidhan Sabha Lok Sabha Samostir Party. For my audience and for my television viewers, Hindi will be better suited. Why should I vote you? Because you are officially, for me, a corrupt party which you have made money and plowed it to another election. Every court has said so for directly, indirectly, you are not to be trusted. See, two things, मृणाल जी, मैं इसमें कहूंगी. सबसे पहली बात ये है कि आज के दिन में अगर आप पिछले 5 साल का इतिहास उठा के देखिए कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसने किस तरह से सेंट्रल एजेंसीज का यूज किया. वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार करप्ट है, अरविंद केजरीवाल की सरकार करप्ट है. तो मेरा तो सबसे पहला रिवर्स यही सवाल रहेगा, क्या हेमंत बिस्वा शर्मा करप्ट थे उनके अनुसार? जो आसाम के वाटर स्कैम को लेकर भारतीय जनता पार्टी बुकलेट बांटा करती थी, उस वाटर स्कैम को लेकर प्रचार किया करती थी. जब हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो बुकलेट तो बंद हो ही जाती है, केस भी बंद हो जाता है और हेमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं. ये सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा की बात नहीं है, ऐसे पॉलिटिशियंस की फेहरिस्त है, पूरी लिस्ट है जो जिन पर ईडी और सीबीआई करप्शन की केसेस करती है. फिर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और पाक साफ निकल के आ जाते हैं. पिछले ही मेरे ख्याल से 2-3 महीनों में आपको इसके इतने स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. एनसीपी के पॉलिटिशियंस छगन भुजबल, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, जिनके बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने भाषणों में कहा है कि ये लोग अपने भ्रष्टाचार के लिए जेल में चक्की पीसेंगे. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्द थे, ये मेरे शब्द नहीं थे. लेकिन जब छगन भुजबल भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के इतने केसेस चल रहे थे, इरिगेशन स्कैम, महाराष्ट्र सदन स्कैम, कोऑपरेटिव स्कैम, तो ईडी बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके क्या बोलती है? ईडी कहती है कि हम छगन भुजबल के खिलाफ केस बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारे कागज खो गए, हमारी फाइल खो गई. प्रफुल्ल पटेल, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा कि 1 साल पहले सारी ग्रेप वाइन में यह था कि प्रफुल्ल पटेल की एयर इंडिया के 70,000 करोड़ के स्कैम में किसी भी दिन गिरफ्तारी हो सकती है. फिर प्रफुल्ल पटेल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए और मुझे लगता है 2 हफ्ते पहले ही सीबीआई ने उस 70,000 करोड़ के स्कैम में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है, केस बंद कर दिया है. तो आज के दिन में एक्चुअली कौन करप्ट है, कौन नहीं करप्ट है, मैं बताती हूं कैसे पता चलता है. ईडी और सीबीआई के केस होने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है वो करप्ट है, और जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाता इसका मतलब वो साफ सुथरा है, उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, उसको ईडी और सीबीआई से डर नहीं लगता. आपका स्टेटमेंट से ये लगता है कि ये फलाना फलाना ABCD चोर है और हम भी चोर है, तो हमको क्यों बोले? देखिए, सबसे पहली बात, आज के दिन में बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी ट्रेल के भारतीय जनता पार्टी का ऑलमोस्ट पॉलिटिकल विंग, मैं कहूंगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, लोगों को गिरफ्तार करता है. अब हमें ना थोड़ा सा ईडी के बारे में समझना पड़ेगा, सो आई विल टेक 2-3 मिनट्स. मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा. ईडी केसेस करता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत. ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्यों आया था? ये तब आया था जब इंडिया ने इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन करी थी अगेंस्ट टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म एंड टू प्रिवेंट नारकोटिक्स ट्रेडिंग, यानी आतंकवाद रोकने के लिए और ड्रग्स की खरीद फरोख्त रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया था, जिसको आपने PMLA जिसे PMLA के नाम से हम सुनते हैं. अब ईडी वो एजेंसी है जो इस PMLA को इंप्लीमेंट करती है. क्योंकि ये कानून लाया गया था आतंकवादी हमले रोकने के लिए, ड्रग्स की खरीद फरोख्त रोकने के लिए, इसमें कई बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं. इस कानून के तहत
बेल मिलना लगभग असंभव होता है। कुछ क्रिमिनल जस्टिस के प्रिंसिपल्स होते हैं, भारत में नहीं दुनिया भर में। वो प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन पीएमएलए का कानून ये कहता है यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। दूसरी बात, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये कहता है कि बेल इज द नॉर्म, जेल इज द एक्सेप्शन, लेकिन पीएमएलए ये कहता है कि जेल इज द नॉर्म और बेल इज द एक्सेप्शन। इतना सख्त कानून बनाया गया था आतंकवाद और ड्रग्स की खरीद फरोख्त रोकने के लिए। अब आप मुझे बताइए कि आज के दिन में क्या ईडी का प्रयोग आतंकवाद रोकने के लिए हो रहा है, ड्रग्स की खरीद फरोख्त रोकने के लिए हो रहा है, कि विपक्ष को रोकने के लिए हो रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने करप्शन किया है, तो उन्हें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में क्यों नहीं अरेस्ट करते? वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कोई गुनाह किया है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करी है, तो उन्हें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के तहत क्यों नहीं अरेस्ट करते? क्योंकि उसको बेल इसलिए नहीं अरेस्ट करते क्योंकि उसमें बेल मिल जाएगी। और फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि अगर अरविंद केजरीवाल, अगर मनीष सिसोदिया ने कोई गुनाह नहीं किया तो उन्हें बेल क्यों नहीं मिल रही है? यही तो वो टेबल ठोक ठोक के कहते हैं। भाई, आपने उन्हें गिरफ्तार ही उसी कानून के तहत किया है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। ठीक है, एक थोड़ा देर के लिए हम बीजेपी और ये पॉलिटिकल साइड छोड़ के, कल जो हाईकोर्ट में हुआ था, हाईकोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर भी बोलिए और ऑब्जर्वेशन में बोलिए, सीधा सीधा बोला है that we have enough evidence against Arvind Kejriwal, तो why should common people believe you or your version? Because कोर्ट ने, मेरे को तो कोर्ट ही पसंद है, हमको तो नॉन पॉलिटिकल है, दूर रहता हूं दिल्ली से इतना दूर, जो कोर्ट बोलेंगे वही तो छुएंगे, तो why should देखिए, हम कोर्ट ने तो आपको बोल दिया है कि आपका अगेंस्ट में, अरविंद केजरीवाल का अगेंस्ट में ठोस सबूत है। देखिए, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम कोर्ट की बात जो कल कोर्ट ने कही है, ऑब्वियसली हम उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन दो फैक्ट्स मैं जरूर रखना चाहूंगी। सबसे पहली बात, इसी कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, इसी बेंच ने, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फरवरी में संजय सिंह जी की बेल के समय कहा था एग्जैक्टली सेम चीज कि हमारे पास ठोस सबूत है कि संजय सिंह इस क्राइम में शामिल हैं, इसलिए हम उन्हें बेल नहीं देंगे। लेकिन एक हफ्ते पहले उसी सबूत को ईडी ने, सो कॉल्ड सबूत को ईडी ने प्रेजेंट किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को बाहर फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे देश की सबसे उच्च अदालत है, उसने बार बार ईडी से कहा मनी ट्रेल कहां है, तुम्हारे पास संजय सिंह के खिलाफ मनी ट्रेल का कोई सबूत नहीं है, अगर तुम अपनी बेल का ऑपोजिशन विड्रॉ नहीं करते हो तो हम इस केस के खिलाफ बहुत स्ट्रांग टिप्पणी करेंगे। ईडी के पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने संजय सिंह की बेल के खिलाफ जो उनको ऑपोजिशन था उसको विड्रॉ कर लिया। सेम कोर्ट, सेम बेंच, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली हाई कोर्ट, सेम कोर्ट, सेम बेंच, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। कल उन्होंने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर हैं तो क्या हो गया, वो एक आम आदमी है, हम पॉलिटिक्स में नहीं घुसते, हम इलेक्शंस, किसी को लड़ना है किसी को नहीं लड़ना है, इस पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते। हम वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी के केस को डील करेंगे जैसे हम किसी भी और आम इंसान के केस को डील करते हैं। उससे एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, सेम कोर्ट, सेम बेंच ने अरविंद रे के कन्विक्शन को स्टे किया ऑन द ग्राउंड्स कि उन्हें चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ने के लिए उनकी कन्विक्शन स्टे होनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए, कोरिलेशन आपका बारे में कुछ टिप्पणी करेंगे? देखिए, अब मैं टिप्पणी ना करूं तो वो बेहतर है, मुझे लगता है समझदार को इशारा ही काफी है। इसका खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट गया है आज? जी, हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है और मुझे उम्मीद है कि अभी तो अगले 2-3 दिन सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी है, तो अर्ली नेक्स्ट वीक हमारी केस की हियरिंग होनी चाहिए।
पिछले लास्ट हफ्ते में मैं मेरे ऑफिस में, मैं घर में, मेरे दोस्त का सामने काफी दफा मेरे को मेरी अपना जो जानकारी है उसका ऊपर ये लिकर स्कैम का बारे में बोलना हुआ, क्या हुआ क्या नहीं। बट माई नॉलेज इज ओनली अबाउट द न्यूज़पेपर्स एंड यू नो हाउ इट ऑल ट्रेवल्स। आज आप सामने हैं, तेजपुर है, शाम का जनता के लिए ये बताइए लिकर स्कैम हुआ क्या था, क्या हो रहा था एक्जैक्टली इन ए वेरी स्मॉल वे। देखिए, इसका जवाब तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, बिकॉज दे आर द ओनली वंस क्लेमिंग लिकर स्कैम हुआ था। पहली बात, इस लिकर स्कैम के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये स्कैम क्या हुआ और कितना हुआ, आज तक इसके पास किसी के पास कोई आधिकारिक फिगर नहीं है। मनोज तिवारी जी एक दिन प्रोटेस्ट पे बैठे थे। पहले बताइए लिकर स्कैम जो एलिगेशन ही लाया क्या है, क्या ये तो बताएंगे ईडी वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले, क्योंकि मनोज तिवारी जी बैठे प्रोटेस्ट पे बैठे लिकर स्कैम के खिलाफ। आई थिंक ये 6-8 महीने पहले की बात होगी, और पीछे बैकड्रॉप था अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी, 1,45,000 करोड़ का घोटाला। दिल्ली का टोटल बजट 75,000 करोड़ का है, तो उससे दुगने अमाउंट का तो वो क्लेम कर रहे थे स्कैम हुआ। फिर कुछ दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके कहते हैं 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, तो 1,45,000 करोड़ से 10,000 करोड़ पे आ गए। कुछ दिन बाद एक और उनके प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो कहते हैं 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, 10,000 से 2,000 पे आ गए। कुछ दिन बाद कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला हुआ। अब रिसेंटली ईडी ने ऐसा कहा है, जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की, उससे पहले वो कह रहे थे कि 100 करोड़ का, उन्होंने एक प्रेस रिलीज निकाला जिसमें लिखा था 100 करोड़ का घोटाला हुआ। फिर जो उनकी रिमांड एप्लीकेशन थी उसमें उन्होंने लिखा है कि 45 करोड़ का घोटाला हुआ। लेकिन जो सो कॉल्ड मनी ट्रेल इस पूरे घोटाले को क्लेम करने के बाद कि इतने पैसे हुए, इतने पैसे हुए, वो आ गए 45 करोड़ पे। फिर उसके बाद अगर आप ईडी की ही रिमांड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फिर वो कहते हैं, जब अपना प्रमाण क्या है, कहते हैं जी गोवा चुनाव में एक पोस्टर प्रिंट करने वाले को 2 लाख रुपए कैश में दिए थे। कहां से 1,45,000 करोड़ के घोटाले से शुरू किया, फिर कहते हैं जी एक प्रिंटर को ना 2 लाख रुपए कैश में दिए थे। अब आप ही बताइए मृणाल जी ये क्या घोटाला है जिसमें 1,45,000 करोड़ से शुरू करके 2 लाख के घोटाले में पहुंच जाएंगे। मैं तो एक बार ही कह रही थी संजय सिंह जी की गिरफ्तारी के बाद कि कुछ दिन बाद कहेंगे संजय सिंह जी के घर में रेड करी, उनकी जेब में 100 रुपए निकले थे, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ये है दिल्ली का सो कॉल्ड शराब घोटाला, ये है दिल्ली का सो कॉल्ड एक्साइज पॉलिसी घोटाला। तो आप इस पूरे एक्साइज पॉलिसी के केस को देखिए, हम सबने ओवर द ईयर्स सीबीआई और ईडी के केसेस को देखा है। जब रेड्स होती हैं, आपने भी देखा होगा कि अक्सर वो नोटों की गड्डियों की रंगोली टाइप की बनाते हैं, लिखेंगे CBI नोटों की गड्डियों से। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस में भी जो लोग हैं उन्होंने देखा होगा नोटों का रंगोली। हाँ, नोटों की रंगोली बनाते हैं वो, और फिर उसकी फोटो लेके उसकी प्रेस रिलीज इशू करते हैं। लेकिन ये एक इकलौता ऐसा स्कैम होगा जिसमें अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। मतलब किसी के घर से, किसी के दफ्तर से, किसी के लॉकर से ना कैश मिला, ना सोने के बिस्किट मिले, ना कोई शेल कंपनीज मिले, ना कोई जमीन के कागजात मिले। ये कैसा स्कैम है जिसमें कुछ पैसा ही नहीं मिला? ये कैसा स्कैम है जिसमें आप किसी को आरोप लगा रहे हो, किसी को सालों से जेल में रख रहे हो, लेकिन 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला है। आपका जो पूरा केस है सिर्फ और सिर्फ गवाहों के बयानों के आधार पर है, और वो भी गवाहों के बयान अब एक्सपोज हो गए हैं इस तरह से कि ईडी ने किसी को गिरफ्तार किया, किसी के घर पे रेड करी, मान लीजिए कोई शराब कारोबारी था, उनके यहाँ रेड करी, उनसे पूछा कि जी अरविंद केजरीवाल को जानते हो, अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए क्या, आम आदमी पार्टी को पैसे दिए? उन्होंने कहा नहीं दिया। उनको उठा के आपने जेल में डाल दिया। फिर आपने उनसे 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, 5 बार पूछा कि तुमने हर बार ये पूछा कि आम आदमी पार्टी को पैसे दिए, अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए? हर बार उन्होंने कहा नहीं दिए। आप उन्हें 6 महीने तक जेल में रखते हो। 10 बयान देने के बाद वो 11वें बयान आप उसे बार बार बयान लेते हो
तब तक बयान लेते हो जब तक वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलता नहीं है, और वो जैसे ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल देता है उसको 2 दिन में बेल मिल जाती है। अब आप बताइए, ये ईडी जो सत्येंद्र जैन को एक स्पाइनल सर्जरी के लिए मेडिकल बेल देने के लिए तैयार नहीं थी, राघव मगुंटा को, शरद रेड्डी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट देने के बाद बैक पेन के लिए बेल मिल गई। आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए आपकी कंपनी में बैक पेन के लिए हाफ डे ऑफ भी नहीं मिलेगा। आप अगर कहेंगे, अगर आज आप अपने चैनल के मालिक को कहते कि जी मुझे बैक पेन है, आज की छुट्टी चाहिए, वो कहता पैरासिटामोल खाओ और जाके जो काम है वो करो। लेकिन ईडी जैसे ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान आता है, कहते हैं जी 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 राघव मगुंटा को बहुत बहुत बैक पेन है, दे दो जी उसको बेल। शरद रेड्डी को बहुत बैक पेन है, दे दो उसको बेल। तो ये पूरी दुनिया देख रही है। और अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड में तो ये भी निकल गया है, जो सारी रेड्डी वाले पैसा भी तो दिया था, अप्रूवल बन गया, वो पैसा भी तो दिया था। एग्जैक्टली। अब देखिए 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा था आम आदमी पार्टी के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ, लेकिन 1 रुपए की पैसे की रिकवरी नहीं हुई, राइट? लेकिन इस पूरे केस में अगर एक एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रेल है तो वो शराब कारोबारी शरद रेड्डी से 55 करोड़ का डोनेशन इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स है जो बीजेपी को गया है। कोर्ट में सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं निकलने के लिए कोशिश किया था, क्या एग्जैक्टली, सो दैट मनी ट्रेल कैन बी लिंक विद अरविंद केजरीवाल्स लिकर स्कैम? एब्सोल्युटली, एंड व्हाई जस्ट दिस ट्रेल? मैं तो आपको बता रही हूं कि जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इन्वेस्टिगेशन होगा, बीजेपी के सारे नेता तो जेल जाएंगे ही जाएंगे, ईडी के सारे अफसर जेल जाएंगे, सीबीआई के सारे अफसर जेल जाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सारे अफसर जेल जाएंगे। ईडी, सीबीआई एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस एक्सटॉर्शन रैकेट का हिस्सा रहा है। 2471 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कंपनियों से मिला है जिन पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स ने रेड्स किए हैं। ऐसी कंपनियों से पैसा मिला है, 45 ऐसी कंपनियों से पैसा मिला है जो कंपनियां खुद घाटे में चल रही थी। अगर वो घाटे में चल रही थी तो कहां से उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा? ये तो परफेक्ट फिट केस है मनी लॉन्ड्रिंग का। 10 तो ऐसा कंपनी जिसको एनुअल टर्नओवर का 3 गुना तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। एग्जैक्टली। Anyway, तो इसलिए देखिए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। I'll come back to electoral bond. I have some question. लेकिन पहले again coming back to the things, main one, 4 और your top leader जेल में था, अभी एक संजय सिंह निकला है, 3 अभी भी है, मनीष सिसोदिया काफी दिनों से, और आप खुद ही बोल रहा है और 3 इंक्लूडिंग यू जेल जा रहा है अगले 2-3 हफ्ते में, अकॉर्डिंग टू योर ओन स्टेटमेंट व्हिच आई हैव सीन। तब पार्टी का क्या होगा? सारे के सारी जेल में। भारतीय जनता पार्टी ने यह सोचा था जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है, हमारा मेन चेहरा है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उसके बाद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सभी जेल में हैं। तो उन्होंने ये सोचा था कि कुछ ही दिन की बात है, पार्टी टूट जाएगी, पार्टी कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन जिस हिम्मत से आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने दिल्ली में हो चाहे देश भर में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे सोशल मीडिया में हो, जिस हिम्मत से अरविंद केजरीवाल की इस गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ संघर्ष किया है, यह भारतीय जनता पार्टी को भी अपेक्षा नहीं थी। जो रामलीला मैदान में 31 मार्च की रैली हुई, मुझे लगता है कि दिल्ली के इतिहास में इट हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट रैलीज। जितने लोग रामलीला मैदान के अंदर थे, उतने ही लोग रामलीला मैदान के बाहर थे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ये सोच ही नहीं सकती थी कि आम आदमी पार्टी की सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप इतना बड़ा मोबिलाइजेशन, इतना बड़ा प्रोटेस्ट करवा पाएगी।
तो इसलिए पहले तो उन्होंने सब बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया था कि किसी तरह से वो हमारा लोकसभा का कैंपेन रोक सकें, किसी तरह से दिल्ली सरकार को गिरा सकें। अब सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पार्टी भी चला रही है, सरकार भी चला रही है, तो उन्होंने अब सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पे हमला शुरू कर दिया है। मुझे पिछले एक हफ्ते में उनका एक लीगल नोटिस भी आ गया, एक इलेक्शन कमीशन का नोटिस भी आ गया, दुर्गेश पाठक को ईडी ने समन भी कर लिया। तो एक के बाद एक लगातार अब ईडी हम लोगों पे, ईडी हो गई, इलेक्शन कमीशन हो गया, भारतीय जनता पार्टी के जो है सारे आजकल नए हथियार हैं, लेकिन वो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को भी अरेस्ट कर लेंगे तो थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप पार्टी चलाएगी, कैंपेन भी करेगी, दिल्ली सरकार भी चलाएगी। अभी अभी आपने बोला है इलेक्शन कमीशन के बारे में, डू यू एक्चुअली मेकिंग एन एलिगेशन दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज आल्सो अंडर बीजेपी? 100%। आप मुझे ये बताइए, क्यों चुनाव से जस्ट इन द ईयर बिफोर द इलेक्शन, क्यों इलेक्शन कमिश्नर्स को चुनने की जो सिलेक्शन कमेटी है उसे चेंज किया गया? पहले इलेक्शन कमीशन की सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। इसका मतलब यह था कि जो रूलिंग पार्टी है उसकी मेजॉरिटी उस सिलेक्शन कमेटी में नहीं थी, राइट? तो आपकी इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स में एक नॉन पार्टिजनशिप, एक न्यूट्रलिटी होना लाइकली था। बीजेपी कानून लेके आती है, कानून लेके आती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन कमेटी से हटा देती है, प्राइम मिनिस्टर के अलावा रूलिंग पार्टी के एक मंत्री को डाल देती है। क्यों किया उन्होंने ये? क्या दिक्कत थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखने में? ऑब्वियसली इसलिए किया कि जब उनकी मेजॉरिटी होगी, जिन लोगों को वो इलेक्शन कमिश्नर चुनेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव की घोषणा से 2 दिन पहले उनका एक हैंड पिक्ड इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे देता है। यह आपको एहसास नहीं कराता कि दाल में कुछ काला है? ऐसा क्या था कि उनका अपना आदमी भी करने को तैयार नहीं था और वो चुनाव की घोषणा से पहले इस्तीफा दे देता है? तीसरी बात, अब जो नए इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, आपकी 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन है, आम आदमी पार्टी कंप्लेंट करती है, कोई एक्शन नहीं होता। तृणमूल कांग्रेस कंप्लेन करती है, कोई एक्शन नहीं होता। कांग्रेस पार्टी कोई कंप्लेन करती है, कोई एक्शन नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी कंप्लेंट करती है, 12 घंटे में इलेक्शन कमीशन नोटिस भेज देती है। ये एक बायस्ड इलेक्शन कमीशन नहीं है तो क्या है? आप देखिए, कल हमारी रैली थी तिनसुकिया में, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से पहले परमिशन के लिए अप्लाई किया, हमें परमिशन नहीं मिली, क्योंकि जब पता चला कि अमित शाह जी आ रहे हैं हमें परमिशन नहीं दी गई। हमसे अपनी इलेक्शन, हमारी रैली का, जबकि हमने पहले परमिशन के लिए अप्लाई किया था, उसका रूट चेंज करवाया गया। हमारी गाड़ियों को, हमारे पार्टी के मेंबर्स को सेफ सिक्योरिटी कॉर्डन के नाम पे रोका गया। वहां पर पूरे डिब्रूगढ़ लोकसभा में सरकारी होर्डिंग्स पर भारतीय जनता पार्टी की ऐड चल रही है। ये क्या है? क्यों इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं ले रहा? अगर पूरा देश देख रहा है, पूरा आसाम दिख रहा है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा? तो आज के दिन में यह बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जैसे ईडी, जैसे सीबीआई, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कॉम्प्रोमाइज हो गया है रूलिंग पार्टी के फेवर में। बट मैं पर्सनली तीनों इलेक्शन कमिश्नर से यह अपील करना चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, भारत के इलेक्शन कमीशन को टीएन शेषन जैसे लोगों ने चलाया है। टीएन शेषन, जिनका इतने सालों बाद भी आज नाम लिया जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के प्रोसेस को बहुत वो नई ऊंचाइयों तक लेके गए थे। तो जो आज इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो टीएन शेषन के इनहेरिटर्स हैं, उत्तराधिकारी हैं। तो इसलिए हमारे देश के लिए भी, हमारी लोकतंत्र के लिए भी ये बहुत दुख की बात होगी कि अगर आज के इलेक्शन कमिश्नर्स को सालों तक याद किया जाएगा कि इनके टेन्योर में जैसे टीएन शेषन जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को ऊंचाइयों तक लेके गए थे, ये नए लेवल्स ऑफ डेप्थ तक लेकर चले गए नीचे, तो ये बहुत दुख की बात होगी। नॉर्मल वोटर्स हो, नॉर्मल पीपल हो, और परसेप्शनल डैमेज के बारे में आप क्या बोलते हो? देखिए, मैं अगर आज आपको दिल्ली के बारे में बताऊं
तो अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है, उससे अगर हमें एक चीज हुआ है तो इलेक्टोरल बेनिफिट ही हुआ है। दिल्ली की 7 सीट पिछले दोनों चुनाव में, 2014 में, 2019 में 7-0 बीजेपी जीती थी। कुछ महीने पहले तक सारे सर्वेज ये कह रहे थे कि अलायंस के बावजूद भी हो सकता है 7-0 अभी भी बीजेपी जीत जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो दिल्ली के लोगों में गुस्सा है, मैं आपको बता रही हूं, मैंने देखा है दिल्ली की महिलाएं आंसुओं से रोई हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। आज भी आप दिल्ली में जाइए, लोग हमें रोक रोक के पूछते हैं। मैं उस दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रही थी, एक ऑटो वाला मेरी गाड़ी के बगल में से जा रहा था, उसने मेरा खिड़की डाउन करवाया और मुझे पूछ रहा है कि केजरीवाल जी कब तक आएंगे। तो आज दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर नाराज हैं और दिल्ली के लोग और देश भर में लोग जहां जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनकी गिरफ्तारी का, उनको जेल भेजने का जवाब अपने वोट से देंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। Do you stand by your claims that the BJP had approached you or faced the ED? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, तो उसके लिए आपका समन भी मिल गया होगा। Do you still stand by that claim? देखिए, ये तो बीजेपी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। Why is this a matter of surprise? ये कोई पहली बात तो बीजेपी कर नहीं रही है। ये बीजेपी ने, जिसको हम ऑपरेशन लोटस कहते हैं, मुझे लगता है कि 2017 में गोवा से शुरू किया था, कि चुनाव हारने के बावजूद भी वो सामने वाली पार्टियों के विधायकों को, नेताओं को चाहे पैसे देकर, चाहे धमकाकर अपनी पार्टी में लेके आते हैं। ये हमने गोवा में देखा, ये हमने कर्नाटका में देखा, ये हमने मध्य प्रदेश में देखा, ये हमने महाराष्ट्र में देखा, ये हमने मणिपुर में देखा, ये हमने अरुणाचल प्रदेश में देखा। So why should this be a matter of surprise? ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में तो खुलेआम एकनाथ शिंदे जी की सरकार ऐसे ही बनाई गई। जब कर्नाटका में पिछली बार चुनाव हुआ और कर्नाटका के इलेक्शन, नॉट दिस, द प्रीवियस इलेक्शन, राम माधव, सीनियर लीडर ऑफ द बीजेपी, was sitting on one of the national English channels, और वहां पे जो एंकर थी, उन्होंने राम माधव से पूछा कि क्या आप सरकार बनाएंगे? उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल बनाएंगे। फिर एंकर ने पूछा, पर आपकी तो मेजॉरिटी नहीं है, तो आप सरकार कैसे बनाएंगे? प्राइम टाइम टेलीविजन पे राम माधव ने बोला कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, पर हमारे पास अमित शाह है। अब आप बताइए, व्हाट डज दिस मीन? बीजेपी के लीडर्स तो इस बात को छुपाते भी नहीं है, वो तो सीना चौड़ा करके ठोक के कहते हैं हाँ, हम विधायकों की चोरी करते हैं। राम माधव अगर टेलीविजन पे बोल रहे हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है पर हमारे पास अमित शाह है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही है कि साम दाम दंड भेद, चाहे पैसे से, चाहे सीबीआई से, चाहे ईडी का यूज करके आप किसी ना किसी तरीके से विधायकों को तोड़ेंगे, उनकी सरकार बनवाएंगे। तो ये, इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं, बीजेपी की आम आदमी पार्टी से प्रॉब्लम ही यही है। That's my next question. Why BJP is after you only? उनकी प्रॉब्लम ही यही है। देखिए क्या है कि उन्होंने पिछले 5 सालों से ऑपोजिशन के खिलाफ एक मुहिम चलाई हुई है, राइट? तो क्या होता है कि मान लीजिए कि बीजेपी कहीं पे चुनाव हारती है, तो वो अपना ऑपरेशन लोटस करके, जैसे मैंने कहा, गोवा, अरुणाचल, मणिपुर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, वो किसी ना किसी तरीके से अपनी सरकार बना लेते हैं। अब वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं कर पा रहे। उन्होंने कई अटेम्प्ट्स कर लिए विधायक तोड़ने के, खरीदने के, केस करने के, पर वो हर संभव कोशिश के बाद भी हमारी सरकार नहीं गिरा पा रहे। फिर उसके बाद उन्होंने अपना दूसरा पैंतरा अपनाया, आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने का। आप विपक्ष की दूसरी पार्टियों में देखिए, जेल का नाम सुनते ही अन्य पार्टियों के नेता एक एक करके कूद के भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। ये आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं जो इतने लंबे लंबे समय से जेल में होने के बाद भी, क्या आपको लगता है उनको ऑफर नहीं आए होंगे? उनके परिवारों को ऑफर नहीं आए होंगे? इतने लंबे लंबे समय तक जेल में होने के बाद भी
वो झुके नहीं हैं, वो टूटे नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में गए नहीं हैं। संजय सिंह 6 महीने जेल में रहने के बाद सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर जाते हैं, उनकी पत्नी से मिलके आते हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी के ऑफिस में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ गरजाते हैं। तो 6 महीने जेल में रहने के बाद उनकी पार्टी की लॉयल्टी उतनी ही बनी रहती है, उनका बीजेपी के प्रति विरोध उतना ही बना रहता है, उनका इस देश के लोकतंत्र के लिए संघर्ष उतना ही बना रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम है कि अभी तक आम आदमी पार्टी को तोड़ नहीं पाई है, आम आदमी पार्टी को झुका नहीं पाई है। ये तो एक है। उनकी एक दूसरी भी प्रॉब्लम है। देखिए क्या है कि जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए तो मैसिव मेजॉरिटी से जीत के आए, राइट। उसके बाद कई स्टेट इलेक्शंस हुए, हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, और एक के बाद एक मोदी जी के चेहरे को सामने रखा गया। मोदी जी के चेहरे के नाम पर एक के बाद एक स्टेट इलेक्शंस भारतीय जनता पार्टी जीतती गई। ऐसी बात थी कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध का घोड़ा दौड़ा और कोई इसे रोक नहीं पा रहा था, जब तक वो फरवरी 2015 में दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में भी उन्होंने यही किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को आगे किया और चुनाव लड़ा। अब उस शहर में जहां पे प्रधानमंत्री जी खुद रहते हैं, जहां पे प्रधानमंत्री जी का खुद कार्यालय है, जहां से उनकी पूरी सरकार चलती है, उनकी नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल 70 में से 67 सीट जीत के आ जाते हैं। ये प्रधानमंत्री जी को हजम नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने आगे अपने नए पैंतरे अपनाने शुरू किए। देखिए दिल्ली में वैसे ही आधी सरकार चलती है, आपको पता है, ना लैंड है, ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना पुलिस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं किसी भी गवर्नमेंट में। अब उस आधे सरकार की भी बाकी आधी पावर उन्होंने छीन ली, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के माध्यम से हो, चाहे एमएचए के इलीगल नोटिफिकेशंस के माध्यम से हो, चाहे जीएनसीटीडी एक्ट लेके आ गए। उन्होंने हर संभव कोशिश कर ली अरविंद केजरीवाल के काम रोकने की, लेकिन आधी सरकार की 25% पावर्स के साथ भी अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे बिजली दे दी, फ्री बिजली दे दिए, पानी घर घर तक पहुंचा दिया, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दी, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा करा दी, महिलाओं को बस राइड फ्री दे दी। और उनकी हर कोशिश के बाद 2020 के चुनाव में फिर से 70 में से 62 सीट लेके आ गए। अच्छा, कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई। उसके बाद एमसीडी का चुनाव आया, दिल्ली की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहां पे 15 साल से बीजेपी की सरकार थी। और ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में जो स्टेट में पावर में होता है, उसकी दूसरी पार्टी एमसीडी में अक्सर पावर में रही है। दिल्ली की हिस्ट्री को अगर आप देखिए, एमसीडी का चुनाव आया, एमसीडी चुनाव में अपनी हार को रोकने के लिए एमसीडी के एक्ट का अमेंडमेंट लेके आ गए पार्लियामेंट में। वो लोग चुनाव की घोषणा से कुछ घंटे पहले वो एक बिल लेके आ गए पार्लियामेंट में। उस बिल में क्या था कि जी हम 3 एमसीडीज को यूनाइट करके एक कर देंगे, और बहुत बड़ा रिफॉर्म लेके आए कि हम 272 वार्ड्स को घटाकर 250 कर देंगे। इसमें क्या चेंज हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ। सिर्फ इतना चेंज हुआ कि चुनाव 8 महीने डिले हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एमसीडी के चुनाव को गुजरात के चुनाव के साथ रखा, क्योंकि आम आदमी पार्टी दोनों चुनाव लड़ रही थी कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लीडरशिप डिवाइड हो जाए। हर षड्यंत्र के बाद भी वो एमसीडी का भी चुनाव नहीं जीत पाए, दिल्ली के लोगों ने उन्हें निकाल के बाहर कर दिया। तो अब उनको ये पता चल गया है कि वो दिल्ली में कभी जीत ही नहीं सकते हैं। उनको पता चल गया है कि वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा ही नहीं सकते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके प्रेसिडेंट्स रूल लगा के बैक डोर से ये दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश है। There is a narrative in the media outside that this time Lok Sabha election का 2024 जून रिजल्ट बीजेपी फिर से पावर में आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त मेजोरिटी में आ रहा है। That's narrative been said by many people. पकड़ लीजिए ये हो गया। How do you see भारत 2026 जून का बाद में? देखिए आपके सवाल के 2 पार्ट्स हैं, मैं कहूंगी। सबसे पहले तो क्या भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आ रही है? भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही है इस बार 400 पार, इस बार 400 पार।
लेकिन जो 400 पार कर रहा होता है, ये उसके लक्षण नहीं होते हैं। 400 पार करने वाला सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट नहीं करता। 400 पार करने वाला इनफैक्ट दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट नहीं करता। 400 पार करने वाला आपकी बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का बैंक अकाउंट नहीं फ्रीज करता। 400 पार करने वाला लेफ्ट पार्टीज को इनकम टैक्स नोटिस नहीं भेज रहा होता। 400 पार करने वाला आम आदमी पार्टी के ऑफिस को सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पर नहीं सील कर रहा होता। 400 पार करने वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कमिश्नर्स को इलेक्शन अनाउंसमेंट के एक दिन पहले नहीं चेंज कर रहा होता। तो बीजेपी के तो लक्षण यही हैं कि उनको तो ये भरोसा नहीं हो रहा है कि वो 200 भी पार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से अगर वो 400 पार कर रहे होते तो ये सब करने की क्या जरूरत थी। मैंने आशा किया था इलेक्टोरल बॉन्ड और कुछ ज्यादा चलेंगे, इसको ऑपोजिशन ने और ज्यादा ले चलाएंगे। इट somehow amongst the beside the educated class electoral bond issue थोड़ा धीमा हो जा रहा है। आपको नहीं लगता है? वन ऑफ द बिगेस्ट वीपन था ऑपोजिशन के, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि सारे पार्टी में पैसा मिला है। थोड़ा बहुत कम करके जो नहीं लिया है वो सिर्फ लेफ्ट पार्टी ने लिया है। आपने भी लिया है पैसा। देखिए मृणाल जी, ना सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स बल्कि जो बड़े बड़े घोटाले भारतीय जनता पार्टी के सामने आए हैं, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो मोरबी के ब्रिज का कोलैप्स हो, आप मुझे बताइए एज अ न्यूट्रल जर्नलिस्ट, एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, इफ यू वर टू कंपेयर कि जैसी मीडिया कवरेज 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम को मिली थी, क्या उसका 5% कवरेज भी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को मिलता है? नहीं मिलता है। देखिए, इसमें देयर इज अ रीजन कि हम मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। ये 2G स्कैम कैसे सामने आया था, ये कोलगेट स्कैम कैसे सामने आया था? ये CAG की रिपोर्ट्स थी। जब CAG की रिपोर्ट सामने आई तो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दिन रात उन CAG की रिपोर्ट्स को चलाती थी। आज क्या होता है, जब आयुष्मान भारत का लाखों करोड़ का घोटाला CAG की रिपोर्ट से सामने आता है तो मीडिया तो छोड़िए, जो उसकी कोई बात नहीं करता, जो ऑडिटर उस रिपोर्ट को लिखता है उस ऑडिटर का ट्रांसफर हो जाता है अखबार के 16वें पन्ने पे एक कॉलम की रिपोर्ट आती है उस ऑडिटर के ट्रांसफर के बारे में। तो अगर आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की करप्शन का मुद्दा सामने नहीं आ रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल मीडिया का भी रहा है। और मैं तो देखिए, मीडिया वाले अक्सर कहते हैं कि मीडिया को इज अ विपिंग हॉर्स, फेवरेट विपिंग हॉर्स ऑफ पॉलिटिशियंस, बट आई थिंक आपको 2012-13 के कांग्रेस के भ्रष्टाचार की कवरेज और आज के दिन की इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आयुष्मान भारत, द्वारका एक्सप्रेसवे, मोरबी ब्रिज कोलैप्स के अगर आप कवरेज को देखिए तो आपको साफ पता चल जाएगा कि तब में और अब में क्या बदला है। कोई भी करप्शन पब्लिक तक तभी पहुंचेगा जब मीडिया में उसकी बातचीत होगी। आज देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछने के बजाय मीडिया विपक्ष से सवाल पूछती है। जब किसान आंदोलन पे बैठते हैं तो किसानों से सवाल पूछा जाता है, जब ऑपोजिशन इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे सवाल पूछती है तो ऑपोजिशन से सवाल पूछा जाता है। आप मुझे बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में नहीं होना चाहिए? आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कटघरे में नहीं होना चाहिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस देश का एक बड़ा गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड बैंक, वो क्यों सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह रहा है कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स नहीं देंगे? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आज के दिन में ईडी की तरह, CBI की तरह, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे मजाक वाला बात है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 3 महीने का बात किया था, वो जूनियर अप्रेंटिस ने 3 घंटे में पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा एग्जैक्टली वो बड़ा कोई प्रोग्राम भी जरूरी 3 घंटे में सबको निकाल दिया। एग्जैक्टली और ये जो सब एनालिसिस कर रहे थे, ये 20-20, 30-30 साल के बच्चे हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एनालिसिस रात भर में, ये 21 तारीख की शाम को
पुटअप हुआ था हाँ, रात तक तो सबको मिल ही गया था और सबको एक बार सबको एनालाइज डेटा मिल गया था। दूसरी बात, मुझे तो कई बार इस बात का भी डाउट होता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को इसी वजह से हुई थी क्योंकि 21 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा निकल के आ रहा था और भारतीय जनता पार्टी का यह हजारों करोड़ का स्कैम देश के सामने आ रहा था। Is Delhi going for a president? Is Delhi heading for a president rule? देखिए, इस सवाल का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है इस सवाल का जवाब हम कैसे दें, लेकिन मैं आपके अगले सवाल का जवाब पहले ही दे सकती हूं। आप पूछेंगे कि मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। No, I'm not asking. You have, and I also have the answer for you. आप बताएंगे इतना है तो only, no, I know the answer. लेकिन ये पूछना ये था, इस सुनीता केजरीवाल द न्यू फेस ऑफ आप? देखिए, आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल स्टार्टअप है, मात्र 10 साल पहले बना है। 10 साल में आम आदमी पार्टी का जो ग्रोथ रहा है वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स और उनके फैमिलीज के बहुत सारे सैक्रिफाइसेस के आधार पर हुआ है। चाहे वो सुनीता केजरीवाल हो, चाहे वो सीमा सिसोदिया हो, चाहे वो अनीता सिंह हो, चाहे वो पूनम जैन हो और इनके जैसे हमारे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सैकड़ों परिवार वाले हों। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सैक्रिफाइसेस की हैं जिसकी वजह से आज हमारी पार्टी इतनी आगे पहुंची। तो ये सिर्फ आज की बात नहीं है, पहले से ही हमारे परिवार के सदस्य हमेशा हमारी पार्टी को, हमारे लीडर्स को सपोर्ट करते हुए आए। आप देखिए कि पिछले 1.5-2 साल में आम आदमी पार्टी के इतने नेता गिरफ्तार हुए। अब देखिए, वो तो नेता हैं, वो तो पॉलिटिकल लोग हैं। आम आदमी पार्टी के तो नेता वैसे भी भगत सिंह से इंस्पायर्ड हैं, पूरे क्रांतिकारी जोश के साथ जेल के अंदर गए हैं। लेकिन इतने लंबे समय में, एंड आई सल्यूट द फैमिली मेंबर्स ऑफ ऑल आम आदमी पार्टी लीडर्स, कि हमारे परिवार के लोग तो अपनी हिम्मत बनाए रखे, उनके हमारे नेता तो अपनी हिम्मत बनाए रखे, उनके परिवार के लोग भी इतने समय में टूटे नहीं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मनीष सिसोदिया जी की वाइफ मिसेस सीमा सिसोदिया, काफ़ी सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें। वैसे बहुत पब्लिक डोमेन में ये मैटर नहीं था, इट्स ओनली आफ्टर हिज अरेस्ट दैट अ लॉट ऑफ पीपल गॉट टू नो। पिछले 1 साल में कम से कम 4-5 बारी हॉस्पिटलाइज हुई होंगी वो। किसी ने उन्हें आके कहा कि देखो, अगर मनीष जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो आई एम श्योर वो जेल से बाहर आ जाएंगे। यू नो व्हाट दैट एक्सट्रीमली इल लेडी सेड? शी सेड, अगर मनीष ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, मनीष ने अरविंद भैया का साथ छोड़ दिया, तो मैं बता रही हूं, मैं मनीष को छोड़ दूंगी, वो आम आदमी पार्टी कभी नहीं छोड़ेंगे। सो मिसेस सुनीता केजरीवाल एज वेल has always been a part of our support system of our party. Today, Sunita Kejriwal is the only one who has access to Arvind Kejriwal. She is the one who meets him, whether he was in ED custody, whether now that he is in judicial custody. And जो अरविंद केजरीवाल जी के मैसेज हैं to his party, to party leaders, to his party MLAs and councillors, to the people of Delhi and the country, she really has taken on the role of the person who is conveying those messages. I only have 2 more questions about the national politics, then I'll come to Assam politics and also has something to do with Rishi Kundina. You have lost Sushil Kumar Rinku and Sital Angral to BJP. ये नया एक ट्रेंड है क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की बहुत कोशिश करी है भारतीय जनता पार्टी ने, और ये आज की कहानी नहीं है। ये 2013 में जब हम 28 सीट जीत के आए थे दिल्ली में, ये तब से शुरू हुआ था। 2013 से 2024 तक 11 साल में वो ना हमारी दिल्ली की सरकार गिरा पाए, ना हमारी पंजाब की सरकार गिरा पाए, ना हमारी एमसीडी की सरकार गिरा पाए। तो आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को ये दिखा दिया है कि यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू ब्रिंग डाउन आवर गवर्नमेंट्स। अब आप देखिए, कोई व्यक्ति होता है, किसी के अपने पर्सनल क्या प्रेशर्स होते हैं, क्या रीजंस होते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू से, बट यही पार्टी है जिसके नेता सालों जेल में रहने के बाद, सत्येंद्र जैन जी का केस अब 2 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं चलते हुए, फिर भी आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ी, आज भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। अब इसी से भारतीय जनता पार्टी को समस्या है
कि ऐसी क्या घुट्टी पिलाते हैं अरविंद केजरीवाल कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों के बाद भी उनके पार्टी के नेता उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो ये देखिए, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, आम आदमी पार्टी के जो एमएलएज हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन जो कुछ ऐसे लोगों ने जो छोड़ा है आपका पार्टी, नाम भी बताया हूं, उसका बहुत ज्यादा अच्छा बात बोलने के लिए नहीं है अरविंद केजरीवाल का। जैसे एग्जांपल में साजिया इल्मी, शी डजंट हैव मच ऑफ गुड थिंग टू से, बट इन फ्रंट ऑफ मी इन फैक्ट शी सेड एक सब कॉन्क्लेव में मेरी ऑर्गेनाइज। देखिए, आपका चैनल भी जब कोई छोड़ के जाता है तो हो सकता है दूसरी जगह जाके कहता हो कि जी ये चैनल अच्छा नहीं था, यहाँ के लोग अच्छे नहीं थे, हमारा बॉस अच्छा नहीं था। तो ये तो स्वाभाविक सा ह्यूमन नेचर है कि कोई अगर कोई कंपनी छोड़ के भी जाता है तो दे माइट नॉट हैव गुड थिंग्स टू से अबाउट दैट कंपनी। आई थिंक देखने वाली बात ये है कि आम आदमी पार्टी 10 साल में, मात्र 10 साल में, एक छोटी सी पार्टी जिसको 2013 में लोग कहते थे कि ये एक सीट भी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे दिल्ली असेंबली में। मुझे याद है कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, तो हमारे ही वेल विशर्स हमें 2013 में कहते थे कि बड़ी बड़ी गलती कर दी है। अगर किसी और सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ता तो तुम्हारा एक विधायक तो आ जाता दिल्ली असेंबली में। ये हमारे वेल विशर्स कहते थे। वहीं आम आदमी पार्टी 10 साल में दिल्ली में 3 बार चुनाव जीत गई, पंजाब में चुनाव जीत गई, गोवा में एमएलएज आ गए, गुजरात में एमएलएज आ गए। इट हैज बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। So definitely I think that yes, people come, people go, but the fact is that it is the people of India, not just any specific members of this party, who are reposing their faith in Aam Aadmi Party. ঋষিৰাজ কোনদিন আপুনি শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থী, গ্ৰাউণ্ডত আপুনি এজন সিৰিয়াছ কেণ্ডিডেট, বিজেপিক চেলেঞ্জ কৰিব পাৰিছে বুলি প্ৰতীয়মান মানুহক কৰিব পাৰিছেনে? আমি যিখিনি আম আদমি পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাই আজি দলটোক ৰাইজৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছে, সেই হিচাপত আম আদমি পাৰ্টিক ৰাইজে আদৰি লৈছে। কিয়ৰ কাৰণে আম আদমি পাৰ্টিক বিচাৰিছে? কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ শাসন তেওঁলোকে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা দেখিছে। অসমত গণপৰিষদৰ শাসনকালো পালে, কিন্তু ৰাইজৰ যিখিনি বেছিক প্ৰব্লেমটো ৰাস্তা ঘাট ভাল হোৱাটোও নহয়। ৰাইজে এখন স্কুল বিচাৰে, মানুহে হস্পিটেলত গৈ মাটি বিক্ৰী কৰিব নালাগে, যাতে হস্পিটেলৰ কেছ কাউণ্টাৰত যেতিয়া মানুহ এজন বহি ডেড বডি ল'বলৈ ঘৰৰ মাটি বিক্ৰী কৰিব লগা হয়, সেই বেছিক প্ৰব্লেমছৰ বিষয়ে যেতিয়া দিল্লীৰ ৰাজনীতি দেখাৰ পিছত আম আদমি পাৰ্টি ঘৰে ঘৰে সোমাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু তেওঁলোকে আমাৰ চিম্বল ঝাৰুটো খুব ভালকৈ আদৰি লৈছে। কি কাৰণে? ঝাৰু লক্ষীৰ চিন আৰু ৰাজনীতি চাফা কৰিবলৈ বাবে ঝাৰুটো এটা এছেঞ্চিয়েল বস্তু বুলি ৰাইজে কোৱা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু আমি কনফিডেণ্ট, আমি খুব জোৰকৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ৰাইজে আমাৰ ওপৰত কনফিডেন্স ৰাখি আগবাঢ়িছে। ডেলিভাৰী মেকানিজমতো বিজেপিয়ে যিখিনি সাধাৰণ মানুহক দিছে, তাক আপুনি সেই বস্তুটোক আগুৱা তাৰ পৰা আঁতৰাই ভোটাৰখিনিক আপোনালোকে আনিব পাৰিবনে? ডেলিভাৰী মেকানিজম তাক গ্ৰাছৰুট লেভেলত আপুনি ভাল বেয়া যিয়ে নকওক কেলে ডিফাৰেণ্ট কথা। গ্ৰাছৰুট লেভেলত ৰাইজে কিছুমান বস্তু পাইছে, যিবিলাক বস্তু এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনি পাইছে ৰাইজে। অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা মানুহখিনি তেওঁলোকে দেখি আছে যে প্ৰত্যেক মাহত পেপাৰত এটা ষ্টেটমেণ্ট ওলাই চৰকাৰে 1000 কোটি টকা ধাৰ ল'লে। তেতিয়া ৰাইজসকলো এতিয়া এইটো কথা ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে যে ধাৰ লৈ আমাক 1200 টকা দিছে, কিন্তু মোৰ কাষৰ ঘৰৰ মহিলাগৰাকীয়েও মিঠাতেলত 50 পইচা মোৰ এই ধাৰ লোৱাটো পইচাটোৰ কাৰণে দিব লগা হৈছে। আৰু এই আঁচনি দি নাচনি কৰিব পৰা যিটো ব্যৱস্থা, এইটোৰ ওপৰত ৰাইজ ক্ষুণ্ণ হৈছে। আৰু যোনে যোনে অৰুণোদয় লৈছে, চৰকাৰী সুবিধা এইখিনি লৈছে, এই সুবিধা লোৱা মানুহখিনিক চৰকাৰৰ ঘৰৰ মানুহে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাই তোমাক অৰুণোদয় বন্ধ কৰি দিম, তোমাক এই ব্যৱস্থা বন্ধ কৰি দিম বুলি যিটো ধমকি আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকক এইটো কোৱা হৈছে যে আমি CC কেমেৰা লগাই ভোট দিওঁতে চাই থাকিম। বস্তুটো
ডেলিভাৰী মেকানিজমৰ কথা দিল্লীত সকলোতকৈ ষ্ট্ৰং বস্তুটো হ'ল যে বিজুলী আৰু পানী বিনামূলীয়াকৈ 24 ঘণ্টাই পায়, যিটো পোৱা নাছিলে, যাৰ কাৰণে এনেকৈ ভোট দিছে দিওঁতে দিছে মানে আপুনি কিমান বেছি বিধায়কক দিছে। হয়, তো সেইটোতো দিল্লীতে প্ৰমাণ হৈছে। গতিকে অসমতো সেই একেটা মডেলেদি চোৱা যায়গৈ যে ৱাই পিপুল শুড নট ভোট ফৰ বিজেপি। অসমত সেই অৰুণোদয়খিনিহে দিছে, দি পেলাই আকৌ ধমকি দিছে। দিল্লীততো ধমকি দিব লগা হোৱা নাই। দিল্লীত আজি যিখিনি কৰিছে, যে দিল্লীত এডাল কাৰেণ্টৰ তাঁৰ গৈছে, তাত জাতি ধৰ্ম কোনো পাৰ্টিৰ কথা নাই, সকলোৰে ঘৰত 200 ইউনিটকৈ বিজুলী ফ্ৰী পাই আছে। কিন্তু অসমত যোনে অৰুণোদয় লৈছে তেওঁলোকক বিজেপিয়ে কলহ নাচিবলৈও মাতিছে। এইখিনিতে ডিফাৰেঞ্চটো আছে। এই কথাটো মানি ল'বলৈ অসুবিধা যে আপুনি অৰুণোদয় বা হেল্থ বিভিন্ন স্কিমত ধৰ্মৰ নামত বিভাগ কৰিছে। ধৰ্মৰ নামতো হৈছে। মুছলিম মানুহে অৰুণোদয় পোৱা নাই। মুছলিম মানুহে অৰুণোদয় পোৱা নাই, ইমান জেনেৰেলাইজ কথা নক'ব দেই, সেইটো এটা সম্ভৱ নহয়। ক'ৰবাত দুই থাকি যাব পাৰে, বাট হাউ কেন সামবডি সে দ্যাট নহ'ব নোৱাৰে। বহুতে থাকি গৈছে তাত। আমাক কমপ্লেইন কৰিছে মুছলিমে পোৱা নাই। এই কথাটো আই থিংক ইটছ নট ভেৰি আইডিয়েলি শুদ্ধ হ'ব বুলি নাভাব। I have a last question before I open to the floor to the audience. अब सारे देश में राइट विंग और एंटी राइट विंग में पूरा बात क्या है? परसेंटेज छोड़िए। Some people are totally right wing, किसी भी बोलो कुछ भी बोलो दिमाग में घुसने वाला नहीं है, और एंटी राइट विंग कुछ भी बोलो राइट विंग नहीं होने वाली। इस तरफ इस माहौल में दिस काइंड ऑफ कैंपेनिंग में कितना परसेंटेज वोट आपको लगता है स्विंग हो सकता है? बिकॉज कंट्री इज टोटली डिवाइडेड। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो आप कह रहे हैं कंट्री इज टोटली डिवाइडेड, ये पूरी तरह सही नहीं है। हो सकता है कि 20% लोग हों जो बिल्कुल कट्टर बीजेपी वाले हों, जो कुछ भी बीजेपी के खिलाफ। परसेंटेज आई डोंट नो परसेंटेज, बट डिवीजन तो है। एक तरफ हैं, दूसरी तरफ ऐसे हैं जो बिल्कुल कट्टर बीजेपी विरोधी हैं। लेकिन बीजेपी चाहे 2014 में हो चाहे 2019 में हो, सिर्फ ऐसे लोगों के आधार पर नहीं जीती है। वो बहुत सारे ऐसे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, एक उम्मीद से वोट दिया था कि युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, कि महंगाई कम होगी, कि बिजनेसेस को बढ़ना आसान होगा, कि किसानों की आमदनी बढ़ेगी। देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बहुत उम्मीद से वोट दिया था, एक बदलाव के लिए वोट दिया था। 2019 में भी लोगों को ऐसा लगा कि चलो 5 साल ही तो हुए हैं, कि इतने सालों से 70 सालों से कांग्रेस का राज था, बीजेपी को 5 साल ही हुए हैं, एक मौका और देना चाहिए। लेकिन ये सच्चाई है कि आज के दिन में ना युवाओं को नौकरी मिली है, महंगाई बढ़ी ही बढ़ी है, बिजनेसेस के लिए जिंदगी मुश्किल हुई है, किसानों पर अत्याचार हुआ है। और मुझे इस बात पर भरोसा है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जरूर वोट देंगे। हो सकता है कि वो आज शांत हैं, हो सकता है कि वो आज साइलेंट वोटर है, हो सकता है कि 20% कट्टर भाजपा वोटर्स के अग्रेशन के सामने वो अपनी बात नहीं रखते हैं। लेकिन ये किसान, ये युवा, ये गृहिणी जो महंगाई को झेल रही है, अपने वोट से जाकर भारतीय जनता पार्टी को अपने नॉन परफॉर्मेंस का जरूर जवाब देंगे। मैं तेजपुर कोलीबाड़ी से हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ दौरंग कॉलेज की। सो बेसिकली मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो अपकमिंग जनरेशन है और जो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके लिए मतलब वो क्या मैसेज आप उनके लिए देना चाहते हैं? देखिए, जब मैं कॉलेज से पास आउट करी थी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई करी थी, मैं एक मिडिल क्लास परिवार से थी, मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे। तब हमें एक बहुत क्लियर मैसेज दिया जाता था अपने घर परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, कि अच्छे परिवारों के पढ़े लिखे बच्चे पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहते हैं, कि पॉलिटिक्स में बहुत गंदगी है और उस गंदगी में नहीं पड़ना है, पॉलिटिक्स से अच्छी दूरी बना के चलना है। लेकिन देखिए, इस बात का नुकसान क्या है कि अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं, पॉलिटिक्स में कौन आता है? जो करप्शन से पैसा बनाना चाहता है, जिसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और उनके हाथों में हम अपनी ज़िंदगी के, अपने सोसाइटी के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस दे देते हैं कि हमारे बच्चों को कैसी एजुकेशन मिलेगी, हमें कैसी हेल्थ केयर मिलेगी, हमें जॉब्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। सो अब देखिए, हमने क्या किया है एज अ कंट्री। हमने सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपने ज़िंदगी के, अपने समाज के सबसे बदतर किस्म के लोगों के हाथ में छोड़ दिए, तभी हमारे देश का ये हाल है।
तो मैं तो डेफिनेटली आपसे कहूंगी, आप जैसे यंग लोगों से कहूंगी, पढ़े लिखे लोगों से कहूंगी कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आइए। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत गंदगी है, मैं आपको ये भी बता दूं, पर जब तक हम गंदगी में घुसेंगे नहीं तो गंदगी को कौन साफ करेगा। बहुत आसान है साइडलाइंस पे खड़ा रहना, बहुत आसान है मॉर्निंग वॉक पे अपने दोस्तों के साथ डिनर पे परिवार के साथ 9 PM की न्यूज़ देखते हुए ये कहना कि जी इस देश का बहुत बुरा हाल है, हमारे देश में कुछ नहीं बदल सकता। इसलिए नहीं बदलता क्योंकि हम कुछ करते नहीं हैं। तो इसलिए जब तक आप जैसे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं तो फिर हम किसी और पर सवाल कैसे उठाएंगे कि आप कुछ नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच। काफी ग्रोथ और इकोनॉमिक मोमेंटम की बात हो रही है, अमृत काल भी आ गया अपेरेंटली। The truth is that if you look at how national income gets allocated, top 10% of the country accounts for 58% of the national income, where the entire bottom 50%, the bottom half of the country gets only 15%. For a poor state like Assam, where you can pretty much assume almost 90% of the people belong to that, how will Amrit Kal ever come for those 90% of the people? What can Aam Aadmi Party do about that? देखिए मैं आपको ये तो बता देती हूँ बीजेपी क्या करती है। बीजेपी 5 ट्रिलियन में जीरोस गिनवाने वाले को अपनी पार्टी में लेके आ जाती है सबसे पहले तो। लेकिन ये सच्चाई है कि पिछले 10 साल में वाइल हो सकता है कि जीडीपी के फिगर्स बढ़े हों, लेकिन इस देश में इनइक्वालिटी भी उसी रेट से बढ़ी है। आप एक आम इंसान की जिंदगी से देखिए तो जब बीजेपी की सरकार आई थी तब पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, आज 100 रुपए लीटर पे पहुंच गया है। डीजल 55 रुपए लीटर था, आज 90 रुपए लीटर पे पहुंच गया है। गैस का सिलेंडर 300 रुपए का था, आज 1200 रुपए पे पहुंच गया है। आज आप अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स देखिए तो मुझे लगता है इस देश के इतिहास में इतने हाई अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स नहीं रहे होंगे। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 25% पर है, फ्रेश ग्रेजुएट्स की अनएम्प्लॉयमेंट 42% पर है, राइट। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये जो नैरेटिव है कि इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, ये बिल्कुल फेक नैरेटिव है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के कुछ खास दोस्त हैं जो इससे बेनिफिट कर रहे हैं, जो दुनिया के सेकंड रिचेस्ट व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन चाहे आसाम में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो, वो लड़के लड़कियां जो अपना कॉलेज खत्म करके, पढ़ाई खत्म करके एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं, किसी को भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां उनकी सरकार देंगी, विच मीन्स 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां। जबकि उनसे ही पूछा गया पार्लियामेंट में क्वेश्चन, ये बताता है कि शायद 2 करोड़ तो छोड़िए 20 लाख नौकरियां भी सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले 10 साल में नहीं दे पाई है। तो हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हो, चाहे इन्फ्लेशन पे हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट पे हो, वो जग जाहिर है। मैं तो पर्सनली ये मानती हूं कि जब हमारा वोटर, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो एक गृहिणी हो, जब वोट डालने जाएंगे वो बहुत समझदारी से इस अमृतकाल के झूठे नैरेटिव के खिलाफ वोट डाल के आएंगे, क्योंकि इंडियन वोटर बहुत समझदार है। और ये पहली बार नहीं है, हम इस देश के इतिहास को उठा के देखें तो इंडियन वोटर ने बहुत समझदारी से वोट दिया है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट है वो आप दिल्ली में देख सकते हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट जीडीपी, fastest growing revenues, only state in the country that does not have a fiscal deficit, and the state that came out fastest out of the COVID recession, वो दिल्ली की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है। तो हमें क्रिटिसाइज किया जाता हो कि भाई हम फ्री भी देते हैं, हम ये करते हैं, लेकिन जो सारे स्टैंडर्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिस पे आप किसी सरकार को जज करते हैं, उनमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको पिछले 10 साल में दिल्ली की सरकार का मिलेगा। मेरा क्वेश्चन असम से जुड़ा हुआ है। जो असमीज मीडियम स्कूल्स है वो डे बाय डे डाउनग्रेडिंग हो रहा है। वो असम का गवर्नमेंट वो लोअर प्राइमरी स्कूल को एमलगमेशन कर रहा है, एबॉलिश कर रहा है। और आप लोगों ने
प्रॉमिस क्या है इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि दैट you will make this school as world class. So I want to know that the internal plans, that how you will make this school as world class. देखिए, हमारे अगर आपको इंटरनल प्लान्स देखने हैं तो मैं आपको दिल्ली भी इनवाइट करूंगी, मैं आपको पंजाब भी इनवाइट करूंगी. हमारे प्लान्स इंटरनल नहीं है, हमारे प्लान्स पब्लिक हैं. हमारे पास सिर्फ प्लान नहीं है, हमने ये करके दिखाया है. हमने 9 साल के अंदर अंदर दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म करके दिखाया है. यहाँ आसाम में 8000 स्कूल्स बंद कर दिए गए ये कहते हुए कि यहाँ पे बच्चे नहीं आते हैं. क्यों? क्योंकि स्कूलों की क्वालिटी इतनी खराब है कि लोग सरकारी स्कूल से निकाल निकाल के अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं. दिल्ली एक इकलौती सरकार है जिसमें रिवर्स ट्रेंड है कि पिछले 3 साल में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है. ये सिर्फ दिल्ली में हो रहा है. देखिए, ये हमारा आंकड़ा नहीं है. आप हर साल देखिए दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम लेते हैं, वरना कोई कह सकता कि हम अपने बोर्ड के रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं. लगातार पिछले 7 साल से दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स में. दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जो दिल्ली के सबसे गरीब परिवारों से आते हैं, इसी साल दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के 2000 से ज्यादा बच्चों ने आईआईटी, जेईई और नीट के एग्जाम को क्लियर किया और देश के सबसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं. तो जब हम कहते हैं कि हमें स्कूल ठीक करना आता है तो ये अरविंद केजरीवाल की और उनकी पार्टी की गारंटी है. हम जुमले नहीं देते हैं. My question is that how will you fix the education system of Assam? I think she partially answered it, but anyway. देखिए, जैसा मैंने कहा कि अगर आप दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम को देखने चाहिए तो 9 साल पहले दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स बाकी देश भर के गवर्नमेंट स्कूल से कोई बहुत अलग नहीं थे. जो आज आसाम की समस्याएं हैं कि स्कूल में बिल्डिंग की कमी थी, डेस्क की कमी थी, टीचर की कमी थी, क्वालिटी एजुकेशन की कमी थी, यही सब कुछ दिल्ली में भी था. आज अगर 9 साल में गवर्नमेंट स्कूल्स को टर्न अराउंड हमने किया है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व था. ऐसा नहीं है कि हमने सारे पुराने टीचर्स को हटा दिया, हम नए टीचर्स लेके आ गए. ऐसा नहीं है कि सारे पुराने प्रिंसिपल्स को हटा दिया, नए प्रिंसिपल्स को लेके आ गए. वही टीचर हैं, वही प्रिंसिपल है, वही बच्चे हैं, लेकिन आज हमारे स्कूल्स में शानदार पढ़ाई भी हो रही है, अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, हमारे बच्चे आईआईटी, जेईई के एग्जाम को भी क्लियर कर रहे हैं. देखिए, वो इसलिए है, ये एक पॉलिटिकल विल को दिखाता है. आप इस बात को समझिए कि जब कोई चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर दिन रात अपने अफसरों को बोलता है कि यूनिफॉर्म जहां पे बनाई जाती है मुझे उससे पैसा चाहिए, टेक्स्ट बुक से पैसा चाहिए, कंस्ट्रक्शन से पैसा चाहिए, डेस्क के प्रोक्योरमेंट से पैसा चाहिए, राइट? तो जब उन्हें दिन रात पैसा ही चाहिए तो एक ही चीज का फॉलो अप होता है. जब अरविंद केजरीवाल फॉलो अप करते हैं, पूछते हैं जी बिल्डिंग क्यों नहीं बनी, डेस्क क्यों नहीं आए, हाई क्वालिटी किताबों की प्रिंटिंग क्यों नहीं हुई, हमारे रिजल्ट क्यों अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उसका एक्शन होता है. आप दोनों चीजें नहीं कर सकते हैं. दूसरी बात, एंड ऑन अ लाइटर नोट, दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी हर तरह के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लेती हैं. ना वो टेलीविजन चैनल चलाती हैं, ना वो स्कूल चलाती हैं, ना वो दवाइयों की कंपनियां चलाती हैं, ना वो पीपीई किट्स की कंपनियां चलाती हैं. सो इसलिए जो सरकारी पैसा है वो दिल्ली के लोगों के पास जाता है, नेताओं के परिवारों के पास नहीं जाता. Thank you, Aditi, for giving us almost more than 1 hour, and also best wishes for the candidate Rishiraz. Thank you once again. That's the end of our town hall. Once again, thank you to everybody who with rapt attention has cooperated with us. Thank you very much.